प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक संवाद सेतु के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, संवाद सेतु जो पुस्तक है कक्षा 12 में जिसका जो अंक बाहर है वो 12 है और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। जो हमारा 100 नंबर का पेपर होता है उसमें मूल रूप से 12 जो अंक हैं वो इस पुस्तक के लिए निर्धारित हैं। इस पुस्तक में कुल जो 5 पाठ हैं यानी 6 से लेकर के और 10 तक, 1 से 5 तक तो है 11वीं क्लास का जो पाठ्यक्रम है उसमें शामिल है और 6 से लेकर के 10 तक के जो पाठ हैं वो 12वीं क्लास में समाहित हैं या फिर यूँ कहें कि 12वीं क्लास के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ अभी, जिसमें 12 अंक हैं यानी कि उनका जो मूल रूप से निर्धारण है वो किया गया है और प्रत्येक पाठ में से जैसे कि 6 नंबर का पाठ, 7 नंबर का पाठ और 8 नंबर का पाठ, इन तीनों पाठों में से एक एक प्रश्न आएगा और वो जो प्रश्न है 2 अंक का होगा। वहीं पर 9 और 10 नंबर का जो पाठ है उसमें से 3-3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये एक तरह से निर्धारित है कि प्रत्येक बार या यूँ कहें कि हर बार प्रत्येक पाठ में से प्रश्न पूछा जाना है। आज जिस पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं संवाद सेतु, तो संवाद का अर्थ होता है वार्तालाप, कथोपकथन भी जिसको कहते हैं, आपस में जो बातचीत है वो भी उसका अर्थ होता है। और सेतु का अर्थ होता है पुल, यानी कि आपस में जो बातचीत है उस बातचीत का माध्यम। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है समाचार लेखन। और समाचार लेखन पाठ में इस पाठ का जो मूल उद्देश्य है उस पर हमें सबसे पहले चर्चा करनी है। तो यानी कि मूल उद्देश्य के बारे में अगर बात करें तो देखिएगा कि जो समाचार हैं वो हमारे रोज़मर्रा जो जीवन है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे आसपास है, हमारे राज्य में है, हमारे देश में है, दुनिया में है, घटित तो होने वाली जो घटनाएं हैं उन घटनाओं की जो सूचना है वो जानने की जिज्ञासा हमें बनी रहती है। इन सूचनाओं को हमारे पास या हम तक पहुंचाने के जो माध्यम हैं वो अलग अलग माध्यम हैं, जैसे कि प्रिंट मीडिया है, वहीं पर जो टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, ये सारे माध्यम हैं। और उन माध्यमों के द्वारा ही क्या है कि हम समाचारों को सुनते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इस पाठ का जो मूल उद्देश्य वो उद्देश्य समाचार लेखन। ये समाचार लेखन किस प्रकार से किया जाता है, और जहाँ तक बात आती है समाचार लेखन की तो ये विभिन्न रूपों में होता है। जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, रेडियो समाचार हो गए, टीवी समाचार हो गए, और आज का एक नया जो दौर अब उभर करके हमारे सामने आया है और एक तरह से संचार क्रांति के रूप में आया है वो है न्यू मीडिया अर्थात इंटरनेट। तो यानी कि इसके माध्यम से भी हमें जो समाचार मिलते हैं उनके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं किसके बारे में? समाचार लेखन के बारे में। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे समाचार लेखन, उसके विभिन्न जो स्वरूप हैं, किन किन रूपों में ये समाचार लिखे जाते हैं और जो भी समाचार लिखा जाता है उसकी मूल विशेषता क्या है, उसकी मूल सावधानी क्या है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे अपने यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था 2020 में, और वो प्रश्न था कि समाचार लेखन में इंट्रो क्या है, इसका महत्व लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, ये 2020 में पूछा गया। और 2019 में एक प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान समय में लेखन अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त और सर्वव्यापी माध्यम क्या है एवं क्यों है।
यानी ये 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। जैसे जैसे हम इस टॉपिक को पढ़ते चले जाएंगे, ये जो हमारे जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर भी हमें उसके साथ मिलेगा, जिस पर हम बातचीत भी करेंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं समाचार लेखन के संबंध में। तो देखिएगा, आज का युग संचार और सूचनाओं का डिजिटल दौर है, जिसमें एक सूचना या समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक त्वरित गति से पहुंच जाता है। सूचनाओं और समाचारों में भिन्नता होती है। सूचना प्रारंभिक तथा अपुष्ट भी हो सकती है, लेकिन समाचार परिपक्व और पुष्ट होता है। आज से 1.5-2 दशक पहले के दौर को याद करें तो हमारे पास समाचारों की प्राप्ति के लिए अखबार तथा रेडियो ही थे। टेलीविज़न का प्रसार बहुत सीमित था। आज इंटरनेट तथा सोशल मीडिया ने सूचनाओं का प्रसार तेज़ी से किया है। सूचना को समाचार में बदलने के लिए पहले हमें समाचार लेखन को समझना होगा। दोस्तों, एक बात का हमें ध्यान रखना है, जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं, जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, वो पुस्तक आज की दुनिया से संबंधित यानी कि पत्रकारिता, उस पत्रकारिता से जुड़ी हुई है। उसी का यानी कि जो चित्रण है वो इस पुस्तक में किया गया है, और ये सारी की सारी चीज़ें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। इसलिए क्या कि इसमें जिस भाषा को काम में लिया गया है वो मूल रूप से पत्रकारिता की भाषा है। तो सभी जो परीक्षार्थी हैं, यानी कि उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि इसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उस भाषा को हमें अपने भीतर आत्मसात करना है। कई बार जो विद्यार्थी हैं उनकी शिकायत रहती है कि सर इसकी जो भाषा है वो समझ में नहीं आती। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर समझने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को, इसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। हमें अपने भीतर इस शब्दावली को डालने की ज़रूरत है और तैयार करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो बात कही है इस पुस्तक में, वो बात ये बताई कि आज का जो दौर है, आज का जो समय है, वो एक तरह से संचार और सूचनाओं का डिजिटल दौर है। यानी आज जिन सूचनाओं को प्राप्त करने का या सूचनाओं को आदान प्रदान करने का अगर कोई तरीका तो वो डिजिटल है। कहने का मतलब है कि आज की जो तकनीकी है उस तकनीकी के माध्यम से इन विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, और इसमें जो सूचना या जो समाचार हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तेज़ गति से पहुंचा दिए जाते हैं। और इस बात से हम सब वाकिफ़ भी हैं, हम सबको पता भी है कि एक क्षण में संसार के किसी भी कोने में किसी भी सूचना को पहुंचाया जा सकता है। आज तकनीकी जो दौर है वो इतना विकसित हो गया है, आज का जो विज्ञान का जो दौर है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। इसलिए एक सूचना को पहुंचाने में व्यक्ति को ज़्यादा समय नहीं लगता। यहाँ पर आगे जो बात कही गई है वो कही गई कि सूचना प्रारंभिक, यहाँ पर जो बात आई है ना कि सूचनाओं और समाचारों में भिन्नता होती है। एक प्रश्न भी बनता है यहाँ पर, अगला प्रश्न भी पूछ सकता है हमें, और वो जो प्रश्न है वो ये पूछ सकता है कि सूचना और समाचार में क्या अंतर है। दोस्तों, यानी जो सूचना है वो प्रारंभिक तथा अपुष्ट भी हो सकती है, यानी कि वह शुरुआती, और ज़रूरी नहीं कि वह सूचना एक तरह से तथ्यात्मक हो ही, लेकिन जो समाचार होता है वो परिपक्व और पुष्ट होता है, यानी कि वो तथ्यात्मक और सत्य होता है। उसमें कहीं असत्य की कोई गुंजाइश नहीं होती, या यूँ कहें कि किसी तरह की उसमें कमी नहीं हो सकती, कमी नहीं निकाल सकते, यानी कि वो तथ्यात्मक होता, सही होता है। आज से मतलब 1.5 दशक पहले लगभग, यानी कि 15 साल पहले का जो दौर अगर हम याद करें तो हमारे पास अगर समाचार सुनने के लिए या समाचार देखने के लिए जो साधन थे और वो था, एक तो अखबार होता था और दूसरा रेडियो होता था। उन्हीं के माध्यम से यानी कि जो समाचार हैं वो हम या तो पढ़ते थे और या सुनते थे। और जैसे ही यानी कि ये टेलीविज़न का जो प्रसार हो गया, ये जो कि पहले बहुत ज़्यादा सीमित था, आज यानी कि
एक तरह से प्रत्येक घर की ये शोभा बढ़ा रहा है। आज जो है इंटरनेट और जो सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में विशेष रूप से जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये जो दो चीज़ें हैं, ये चीज़ें एक तरह से सूचनाओं को देने में, फैलाने में बहुत ज़्यादा यानी कि तीव्रता का काम कर रही हैं। इनमें गतिशीलता है, और सूचना को समाचार में बदलने के लिए पहले हमें समाचार लेखन को समझना होगा। अब हमारे सामने जो आगे वाली जो बात आएगी वो बात ये होगी कि समाचार लेखन किस प्रकार से किया जाए। तो देखिएगा, मोटे तौर पर देखा जाए तो संचार माध्यमों के 3 रूप हैं। पहला मुद्रित माध्यम, जिसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं, इसमें अखबार और पत्र पत्रिकाएं आते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें टेलीविज़न तथा रेडियो आते हैं। तथा तीसरा नव माध्यम, जो न्यू मीडिया के नाम से जाना जाता है, इसमें इंटरनेट से चलने वाले सारे माध्यम आते हैं। इन तीनों माध्यमों के लिए समाचार को कैसे लिखे जाएं, इसी का अभ्यास इस अध्याय में किया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात आ रही है वो बात यह है कि जो संचार के माध्यम है, यानी कि समाचारों को प्रस्तुत करने का जो आधार है, यानी कि वो 3 प्रकार का है। पहला यहाँ पर जो बताया वो है मुद्रित माध्यम, जिसे हम प्रिंट मीडिया भी कहते हैं, यानी छपी हुई चीज़ें। और छपी हुई चीज़ों में क्या, जैसे समाचार पत्र आ गया, पत्र पत्रिकाएं हैं वो आ गई, और वो इसमें शामिल हैं। और दूसरा जो माध्यम बताया वो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में 2 चीज़ें, एक रेडियो, दूसरा टेलीविज़न। यानी कि प्रिंट माध्यम की बात करें, उसमें जो साक्षर व्यक्ति है, यानी कि पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है, वो उन सूचनाओं को ग्रहण कर सकता है। तो दूसरा जो माध्यम है वो है रेडियो, और वो है सर्वे माध्यम। इसमें यानी जो अनपढ़ जो लोग हैं वो भी आराम से सुन सकते हैं। तीसरा जो माध्यम यहाँ पर आ गया और वो है टेलीविज़न, और इसमें प्रत्येक जो व्यक्ति है वो सुन भी सकता है, और संबंधित जो सूचना है या समाचार है उसके बारे में जो दृश्य हैं उनको भी वो देख सकता है, या चित्र हैं उनको भी वो देख सकता है और अच्छे ढंग से समझ सकता है। वहीं पर अगला जो माध्यम बताया, जिसमें तीसरा माध्यम बताया, क्योंकि दूसरा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया ना, जिसमें 2 चीज़ें आ गई, एक तो रेडियो और दूसरा टेलीविज़न। तीसरा जो माध्यम है, जिसको नव माध्यम की संज्ञा दी गई, उसे न्यू मीडिया भी कहा जाता है। या इस बात को यूँ कह दें कि जो इंटरनेट से चलने वाली जो जितने भी जो चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी किस में आ जाती हैं, न्यू मीडिया में आ जाती हैं। और तीनों ही जो ये माध्यम हैं उनके लिए जो समाचार है वो अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है, इसलिए उसके बारे में हमें यहाँ पर जो जानकारी है वो जानकारी दी गई है। यहाँ पर आगे जो लेखक है वो कह रहा है कि मुद्रित माध्यम के लिए लेखन समाचार के 6 कैकार। प्रायः समाचार लिखने से पूर्व मुख्य रूप से 6 सवालों क्या, कौन, कहाँ, कब और क्यों तथा कैसे का उत्तर देने की कोशिश की जाती है। इनको समाचार के 6 कैकार कहा जाता है। प्रथम 4 प्रश्नों के उत्तर इंट्रो में तथा अन्य 2 के उत्तर समाचार के निचले भाग में दिए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ये एक पहला ही प्रश्न बनता है और जो कि बोर्ड की परीक्षा में आया भी है। सबसे पहले मैंने इसके बारे में चर्चा भी की थी, यानी कि समाचार लेखन में इंट्रो क्या है। यहाँ पर एक बात आई थी, वो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जुड़ी हुई बात है। तो यहाँ यानी कि सबसे पहली जो बात है वो बात यूँ करेंगे कि समाचार, उस समाचार के भीतर 6 कैकार होते हैं। तो कैकार का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ 6 प्रश्न हैं, और 6 जो प्रश्न हैं वो कौन कौन से, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ये कैकार जो हैं, इन कैकारों में या यूँ कहें इन शब्दों में पहला जो वर्ण है वो कैसे शुरू होता है। ये शब्द कै वर्ण से शुरू होते हैं, इसलिए तो इनको क्या कह दिया,
कयकार। अब इनकी महत्ता क्या है? तो यानी कि सबसे बड़ी महत्ता इन्हीं की है कि इन 6 सवालों के या 6 प्रश्नों के जवाब समाचार में दिए जाते हैं। जैसे क्या हुआ, कौन सी बात है, कहाँ पर ये घटना घटित हुई, ये घटना कब हुई, इस घटना के घटित होने के घटित ये क्यों हुई और कैसे हुई, क्या ढंग है इसका, इन चीज़ों का जवाब दिया जाता है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? 6 कयकार। इसलिए एक तो ये प्रश्न बनता है, इस प्रश्न का ये जवाब भी हो गया। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि प्रथम जो 4 प्रश्न हैं, कौन से, क्या, कौन, कहाँ, कब, ये तो आ जाते हैं इंट्रो में, और 2 अन्य जो हैं उनका उत्तर समाचार के नीचे के भाग में आता है। अब यहाँ पर बात ये आ गई कि जो समाचार है उस समाचार के 3 पार्ट होते हैं और उसको बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली, जो बात आगे आएगी भी, जिसके बारे में हम बात भी करेंगे। तो यानी कि वो प्रश्न के रूप में भी है कि उल्टा पिरामिड शैली से आप क्या समझते हैं या उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। और उल्टा पिरामिड शैली में यानी कि 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं या उसके 3 भाग होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर जो 3 भाग बताए गए हैं उनमें पहला जो भाग है वो इंट्रो है। अब इंट्रो में यानी कि जो पहले जो 4 कयकार हैं यानी कि 4 जो प्रश्न हैं उनका जवाब उसमें दिया जाता है। उसी क्रम में देखिएगा, सबसे पहले इसमें दिया इंट्रो कि समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उसे खबर का इंट्रो कहा जाता है। इसमें 6 कयकारों की जानकारी एक साथ दी जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी अपनी बात हुई उल्टा पिरामिड शैली। अब उल्टा पिरामिड शैली का मतलब ये है कि आप लोगों को यूँ समझना चाहिए जैसे कि जो त्रिभुज होता है वो उल्टा त्रिभुज। कहने का मतलब त्रिभुज का जो आधार है वो तो ऊपर और जो दोनों जो रेखाएं हैं वो मिलकर के यानी उसका शंकु नीचे, वो है उल्टा पिरामिड। उसके 3 पार्ट में एक तो होता है इंट्रो, दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है समापन। 3 चीज़ें हैं। अच्छा, जो इंट्रो जो होता है उसके अन्य नाम भी हैं। इंट्रो को आमुख भी कहा जाता है और मुखड़ा भी कहा जाता है। उसके बाद में बात आती है बॉडी यानी बीच का पार्ट, बीच का हिस्सा उसका, और अंत में होता है समापन, जहां समाचार समाप्त होता है। यहाँ पर बात ये आ रही कि जो इंट्रो है जिसका दूसरा नाम मुखड़ा भी है, उसी को हम आमुख कहते हैं, उसमें जो समाचार है उसके 6 कयकार हैं, उनमें से 4 का जवाब तो उसी में ही होता है। अब यहाँ पर बात आ गई कि इंट्रो को अगर और ज़्यादा समझें तो मैं आप लोगों से ये बात कहूँगा कि आप लोग सबसे पहले अपने पास अखबार लीजिए। उस अखबार में आप देखेंगे कि सबसे पहले यानी जो सूचना दी गई, जहाँ भी दी गई है, जहाँ भी सूचना कोई दी गई है, कोई खबर दी गई है, वहाँ सबसे पहले उसका शीर्षक लिखा होगा। शीर्षक के नीचे तकरीबन मतलब 2 से 4-5 पंक्तियों में, अधिकतम 4 या 5 पंक्तियाँ हो सकती हैं, ये भी ज़्यादा हो जाती हैं, इनसे कम यानी कि पंक्तियाँ दी होती हैं। उन पंक्तियों में वो जो घटना घटित हुई उसका सार दिया होता है कि वो घटना क्या है, कहाँ हुई, कब हुई, है ना। यानी इनका जवाब उसी में। कहने का मतलब पूरी घटना जब हम पढ़ेंगे आगे तो उसकी मुख्य जो जानकारी है ना वो हमें पहले मिल गई, और मुख्य बात हमेशा इंट्रो में होती है। समाचार हमेशा घटते क्रम में लिखा जाता है, यानी कि जो मुख्य बात है वो इंट्रो में, और जो कम महत्वपूर्ण बात है वो उसको धीरे धीरे नीचे विस्तार रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। ये तो बात हुई यहाँ पर इंट्रो की। उसी क्रम में यानी कि
आगे देखिए, इससे खबर की जो प्रारंभिक जो पंक्तियां हैं वही संपूर्ण सूचना एक साथ मिल जाती है। इंट्रो के बाद के समाचारों में सूचना को विस्तार से दिया जाता है। यदि पाठक इंट्रो से ही पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है तो प्रायः विस्तार से खबर नहीं पढ़ता, इसलिए खबर का इंट्रो प्रभावी होना चाहिए। यहाँ पर जो बात आई इंट्रो के संदर्भ में कि इंट्रो की क्या विशेषता है, या इंट्रो कैसा होना चाहिए, या इंट्रो की क्या महत्वता है, इन सारे प्रश्नों का जवाब ये है कि जो इंट्रो है वो खबर का मुख्य भाग होता है, सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है और वह बहुत ज़्यादा प्रभावी होना चाहिए। वो इस प्रकार से प्रभावी और आकर्षक होना चाहिए कि जो पाठक है वो पूरी खबर को पढ़ने के लिए वहाँ पर मजबूर हो जाए, अर्थात जिज्ञासात्मक होना चाहिए। ये बात यहाँ पर इंट्रो के संदर्भ में कही गई है। उसके बाद में आगे वाली जो बात है वो है उल्टा पिरामिड शैली, जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है और उसी बात को हम और पढ़ लेते हैं। आमतौर पर समाचार उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं। ये समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली है। इस शैली का विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। इसमें महत्वपूर्ण घटना का वर्णन पहले प्रस्तुत किया जाता है, इसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में घटनाओं को प्रस्तुत कर समाचार लिखा जाता है। समाचार में इंट्रो, बॉडी और समापन के क्रम में घटनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को तथा उसके उपरांत महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में तथ्यों को रखा जाता है, उसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बारे में हमारी बात पहले ही हो चुकी है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो उल्टा पिरामिड शैली है वो एक तरह से अगर इसको चित्र के माध्यम से समझें तो यूँ समझें कि जैसे कि जो त्रिभुज होता है उसको उल्टा कर दिया जाए, उसके फिर 3 पार्ट कर दिए जाए। ये तो एक तरह से चित्र की बात आ गई, पर यहाँ मूल जो बात है, कहने का जो माध्यम है वो ये है कि उल्टा पिरामिड शैली में जो समाचार है वो सबसे पहले उसकी जो महत्वपूर्ण बात है उसको प्रस्तुत किया जाता है, मुख्य बात को। उसके बाद में जो बातें आती हैं उसके बाद जो बात आती है वो है यानी कि घटते क्रम में। यानी सबसे पहले तो क्या आ गया, मुखड़ा। उसके बाद में बात आ गई बॉडी। उसमें पहले की अपेक्षा घटते क्रम में जो बात है वो दी जाती है कम महत्वपूर्ण, और अंत में होता है समापन। तो समापन में यानी कि जो समाचार में जो कम महत्वपूर्ण जो बात है उस बात को प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से यानी कि ये जो उल्टा पिरामिड शैली है उसके बारे में बातचीत अपनी हुई है, जिसमें 3 बातें हो गई। फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, इंट्रो, बॉडी और समापन, और तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। और उल्टा पिरामिड जो शैली है वो समाचार लेखन की सबसे महत्वपूर्ण शैली है। यहाँ पर यह प्रश्न भी बनता है, उस क्रम में आगे देखिएगा। उसके बाद में बात आती है मूल जो बिंदु है स्टोरी। स्टोरी को लेकर के प्रश्न बनता है। तो स्टोरी के बारे में देखिए कि मीडिया की दुनिया में खबर को स्टोरी कहा जाता है। स्टोरी से तात्पर्य कोई साहित्यिक कहानी नहीं होती, बल्कि बड़ी या विस्तार पूर्वक लिखी जाने वाली खबरें ही स्टोरी कही जाती हैं। यदि आपने कभी साप्ताहिक समाचार पत्रिकाएं पढ़ी हों तो आपने देखा होगा उसमें समाचार कथा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पहले पेज पर छपने वाली खबर कवर स्टोरी के नाम से जानी जाती हैं। मीडिया कार्यालयों में रोजाना होने वाली न्यूज़ बैठकों में संपादक रिपोर्टर्स को जब रोज़ की रिपोर्टिंग का काम बांटते हैं तब भी यही कहा जाता है कि रिपोर्टर्स अपनी स्टोरीज मेहनत से लिखें। दोस्तों,
यहाँ पर जो स्टोरीज या स्टोरी जो शब्द काम में लिया है उसका तात्पर्य कहानी न होकर के बल्कि एक बड़ी और विस्तृत या विस्तारपूर्वक लिखी जाने वाली जो खबर है उसी को ही स्टोरी नाम दिया गया है। और जैसे कि कभी कभी जैसे साप्ताहिक जो समाचार पत्रिकाएं हैं उन पत्रिकाओं में हमने देखा होगा कि समाचार कथा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये बड़ी खबर है और उसके ऊपर विस्तार से वो जानकारी देते हैं। पहला जो पेज है उसके ऊपर जो छपने वाली जो खबर है उसको भी स्टोरी के नाम से जाना जाता है। हम रोज़मर्रा के जो जीवनचर्या है अपनी उसमें हम देखते हैं कि जो समाचार है, समाचार पत्र जो आते हैं, जो भी हैं, जो भी समाचार पत्र हमारे घर तक पहुंचता है, यानी कि उसमें एक मुख्य खबर होती है जो फ्रंट पेज पर होती है, उसको हम कवर स्टोरी का नाम दे सकते हैं। यानी कि वो एक तरह से कवर स्टोरी होती है। और जो मीडिया के जो कार्यालय हैं उनमें भी यानी कि रोज़ाना होने वाली जो न्यूज़ की जो बैठक है उसमें जो संपादक है वो अपने पत्रकारों को हमेशा एक ही बात कहता है कि जो, और वो भी रिपोर्टिंग का काम बांटते समय, कि जो रिपोर्टर्स हैं यानी कि जो पत्रकार हैं वो अपनी जो स्टोरीज है, जो अपनी जो खबरें हैं, उन खबरों को बहुत ही मेहनत से लिखें। उसी क्रम में आगे देखिए, अगली जो बात आ रही है वो है कॉलम में बंटी खबरें। तो यहाँ पर कहा गया है कि आमतौर पर एक अखबार में 8 कॉलम होते हैं और उसी के अनुसार समाचारों की साज सज्जा होती है। यदि कम महत्व की छोटी खबर है तो वह सिंगल कॉलम यानी एक कॉलम में ही सिमट जाती है। ऐसी छोटी खबरें स्टोरी नहीं कहलाती। इसी तरह की यदि कोई खबर बड़ी खबर है जो 4 या उससे अधिक कॉलम में प्रकाशन के लिए तय होती है, जिसके साथ एकाधिक फोटो भी लगाया जा रहा हो, तो वह बड़ी स्टोरी कहलाएगी। यहाँ पर बात आती है कॉलम की। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो कॉलम है, कॉलम की अगर हम बात करें तो यहाँ जो बात आ रही है कॉलम में, यानी अखबार जो है वो उसमें 8 कॉलम होते हैं। 8 कॉलम का मतलब है कि यानी कि एक तरह से हम उसको पैराग्राफ तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे पैराग्राफ जो होता है उसी तरह से वो 8 भागों में यानी कि बंटा होता है। अगर आपने देखा हो, देखना अब कि 6 से लेकर के लगभग 8 तक के उसमें कॉलम होते हैं अखबार में। तो यहाँ पर बात यही कही है कि अखबार में 8 कॉलम होते हैं और उन्हीं में यानी कि जो समाचार हैं उनकी जो साज सज्जा है उनको बहुत ही प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। अब मान लीजिए कि यदि खबर का महत्व थोड़ा कम है या खबर छोटी है तो उसको एक कॉलम में यानी सिंगल कॉलम है उसमें प्रस्तुत कर दिया जाता है। और अगर मान लीजिए कि खबर बहुत बड़ी है तो उस खबर को वो लगभग यानी कि 4 जो कॉलम हैं उन 4 कॉलम में और उनके साथ एक फ़ोटो भी प्रस्तुत किया जाता है, फ़ोटो भी उसमें छापा जाता है, यानी कि और वो जो खबर है वो एक तरह से एक बड़ी स्टोरी है, वो कही जाएगी या बड़ी स्टोरी कहलाएगी। उसके बाद में आगे वाला जो बिंदु आता है वो है हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़। इस संदर्भ में प्रश्न भी पूछा जाता है, तो देखिएगा। हार्ड न्यूज़, सॉफ्ट न्यूज़। मुद्रित माध्यमों में दैनिक अखबारों के साथ ही साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक अखबार तथा पत्रिकाएं आती हैं। आमतौर पर रोजाना के घटनाक्रम, अपराध से जुड़ी खबरें या दुर्घटनाओं के समाचार हार्ड न्यूज़ की श्रेणी में आते हैं। वहीं मानवीय रुचि से जुड़ी खबरें, संवेदनाओं को स्पर्श करते समाचार सॉफ्ट खबरें कहलाती हैं। साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं में आमतौर पर हार्ड न्यूज़ नहीं होती, बल्कि महीने भर की बड़ी स्टोरीज का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषणात्मक समाचार अनुभवी पत्रकार या संपादक लिखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है ये कि हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ में क्या अंतर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के जवाब में पढ़िएगा कि मुद्रित जो माध्यम है, मुद्रित का मतलब है छपे हुए, प्रिंट मीडिया की जो बात करें उसकी बात है कि जो प्रिंट मीडिया है उसके जो दैनिक अखबार हैं, रोजाना के जो समाचार पत्र हैं,
उनमें। वहीं पर जो साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक जो अखबार हैं, यानी कि जो 7 दिन से छपते हैं या 15 दिन से छपते हैं या फिर महीने से छपने वाले जो अखबार या पत्रिकाएं हैं, उनमें ये चीज़ें आती हैं। और उनमें जो रोज़ाना के जो घटनाक्रम हैं और विशेष रूप से अपराध और दुर्घटना से जुड़ी हुई जो खबर होती है, वो तो होती है हार्ड न्यूज़। और वहीं पर व्यक्ति की रुचि के अनुसार जो खबर होती है, संवेदनाओं को स्पर्श करती है, व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ी होती है, वो जो खबरें हैं वो किस में आ जाती हैं? सॉफ्ट न्यूज़ में। यहाँ पर यही बात बताइए। और साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं में मुख्यतः जो हार्ड न्यूज़ है वो नहीं होती, बल्कि महीने भर की जो बड़ी स्टोरीज का विश्लेषण उनमें किया जाता है। और विश्लेषणात्मक जो समाचार हैं वो हमेशा अनुभवी जो पत्रकार हैं या फिर यूँ कहें कि जो सीनियर जो पत्रकार हैं या फिर संपादक के द्वारा लिखा जाता है। तो ये बात हो गई किसके बारे में? हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ के बारे में। अब हम आगे वाला जो बिंदु है उस पर बात करते हैं। इसमें है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम आते ही हमारे मस्तिष्क में रेडियो, टीवी, केबल और फिल्म जैसी छवियां उभरती हैं। जिस तरह मुद्रित माध्यमों से हम कागज़ के जरिए समाचार प्राप्त करते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात आई है। और इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसमें मूल रूप से यानी कि एक तरह से 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, और वो है जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, केबल हो गया, और जैसे कि जो ये फिल्में हैं उनकी बात इसमें आती है। यहाँ पर जो बात कही है वो बात ये कही गई है कि जैसे मुद्रित जो माध्यम है, प्रिंट जो मीडियम है, माध्यम है, यानी कि उसमें तो क्या है, कागज़ के जरिए समाचार प्राप्त होते हैं, यानी कि उनमें छपा होता है। ये चीज़ें हमारे भीतर हमें पढ़ने को मिलती हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें देखिए यहाँ पर कहा गया है कि उसी प्रकार इस माध्यम में बिजली के साथ ही रेडियो और टेलीविज़न सेट की आवश्यकता पड़ती है। हम इसको दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम या दृश्य श्रव्य माध्यम कहते हैं। रेडियो दृश्य माध्यम है, जबकि टीवी और फिल्म श्रव्य दृश्य माध्यम है। तो यानी कि इससे पहले जो बात बताई गई वो बात ये बताई कि जो प्रिंट मीडिया उसमें तो क्या है, पढ़ा जाता है। और वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है जिसमें रेडियो आ गया, टेलीविज़न आ गया, ये साधन आते हैं। और जो रेडियो है वो तो एक तरह से श्रव्य माध्यम है, यानी जिससे सुना जा सकता है। और जो टीवी है वो श्रव्य दृश्य माध्यम है, जिसमें यानी कि हम सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। यहीं पे यही बात कही कि जो रेडियो श्रव्य माध्यम है, जबकि टीवी और फिल्म श्रव्य दृश्य माध्यम है। उसी क्रम में हम आगे बात करते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। यह मनोरंजन से लेकर सूचना तक हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राचीन युग में लेखन की प्रथा नहीं थी। विचारक, चिंतक, लेखक बोलकर अपनी बात कहा करते थे। स्वर, आवाज़, शब्द मात्र शक्ति से जीवित रखे जाते थे। अतः ये कहा जा सकता है कि मानवीय स्वभाव स्वर के शब्द के अत्यंत निकट है। ध्वनि, स्वर और उसके अंदर समाहित रहता है। संपादन की प्रक्रिया की तरह शब्दों का जाल, शब्द का संचार बनता रहता है। ध्वनि और शब्दों के माध्यम को ही रेडियो कहते हैं। इसी में सामंजस्य होता है। ध्वनि और शब्दों का तालमेल रेडियो में होता है। कालांतर में जब कैमरे का आविष्कार हुआ तो टेलीविज़न अस्तित्व में आया। इससे आवाज़ और चित्र एक साथ देखना संभव हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मूल बात बताई है वो बात ये बताई कि आज जीवन का जो हर क्षेत्र है
उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसका बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है। आज इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है वो जीवन का एक हिस्सा हो गया है। भले ही चाहे हम मनोरंजन की बात करें, भले ही चाहे विभिन्न सूचनाओं की बात करें, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है उसको निभाता है। और जो प्राचीन काल की बात अगर करें तो वहाँ उस समय इतनी जो विकसित जो लेखन प्रथा थी वो नहीं थी। जो विचारक हैं, चिंतक हैं या लेखक हैं, वो अपनी बात को एक तरह से बोल करके ही प्रस्तुत किया करते थे। और यहाँ जो बात आगे बता रहा है वो बात ये बता रहा है कि स्वर और आवाज़ ये शब्द मात्र ये शक्ति से जीवित रखे जाते थे। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति अपनी बात को बोलता था, जो व्यक्ति सुनता था उसी बात को आत्मसात करता और आगे फिर यानी कि उस बात को प्रस्तुत करता रहता। कहने का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये यानी कि एक तरह से ये बातें उनकी चलती रहती थी। और इस संबंध में यही बात कही जा सकती है कि जैसे मानवीय स्वभाव स्वर के शब्द के अत्यंत निकट है। कहने का मतलब है जो शब्द या जो स्वर है, जो ध्वनि आवाज़ जो है उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक उसका स्वभाव जुड़ा हुआ है। ध्वनि स्वर वो व्यक्ति के भीतर समाहित ही रहता है और उसको प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है यानी कि शब्दों का जो जाल वो एक तरह से संचार का माध्यम बनता है। शब्दों को या अपनी बात को कहने का एक माध्यम बनता है। ध्वनि और जो शब्द हैं उनके माध्यम को ही ये रेडियो कहा जाता है। ये बात यहाँ पर हमें ध्यान से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि रेडियो क्या है। ध्वनि और शब्द का संगम है। रेडियो में यानी कि ध्वनि और शब्दों को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि व्यक्ति तक वो जो भावनाएं हैं वो पहुंच सकें। और इसी के कारण क्या है कि इनमें सामंजस्य होता है। तो ध्वनि और जो शब्दों का तालमेल है वो एक तरह से रेडियो में होता है। यहाँ हमारे सामने रेडियो समाचार के संदर्भ में बात आ जाती है कि रेडियो समाचार क्या है। तो पहली बात तो ये कि रेडियो क्या है। तो रेडियो की अगर हम बात करें तो ध्वनि और शब्दों का जो माध्यम है उसको हम रेडियो कहें। उन दोनों के मध्य यानी कि सामंजस्य रहता है और इनके माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत किया जाए, यही एक तरह से रेडियो में होता है। रेडियो में इन चीज़ों का तालमेल होता है। और जैसे ही यानी कि बाद में कैमरे का जो आविष्कार हुआ तो कैमरे के आविष्कार में यानी कि एक तरह से टेलीविज़न का अस्तित्व हो गया था। अर्थात इसमें यानी कि आवाज़ और चित्र हैं उन दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया गया। और जैसे ही आवाज़ और जो चित्र हैं उनको एक साथ प्रस्तुत किया गया वो किसका स्वरूप बन गया? टेलीविज़न का जो स्वरूप है वो बन गया। उसी क्रम में देखिएगा कि संचार साधनों ने विश्व की भौगोलिक दूरियां कम कर दी हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, मल्टीमीडिया, कन्वर्जेंस, साइबर स्पेस, संदर्भित संचार के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लिखे जाने वाले समाचार प्रिंट से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो मूल बात आ रही है वो मूल बात यह है कि आज जो संचार के साधन इतने विकसित हो गए हैं कि भौगोलिक जो दूरियां हैं और वो दूरियां आज कम हो गई। उनमें जो महत्वपूर्ण जो साधन अपने आ गए, कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, ईमेल आ गया, मल्टीमीडिया आ गया, ये जो सारी चीज़ें मिल करके आज लोगों की जो भौगोलिक जो दूरियां थी उन दूरियों को नज़दीकियों में बदल दिया है। और अब हम आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे रेडियो समाचार के बारे में। और रेडियो समाचार की जो बात है वो आगे वाले वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।